नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और यह जो प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न आपके नेट, JRF, TGT, PGT आज सभी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा UPSSC की परीक्षा, BPSC की परीक्षा, इनमें भी यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले दिया है आपका एक गद्यांश दिया है। इसको पढ़कर इसमें प्रश्न को हमको देखना है। दिया है कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में वृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नई दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देखिए। कार्यकुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता या जागरूकता। क्या जवाब होगा इसका, आपको बताना है। तो साथियों, ये हो जाएगा कार्य तत्परता। अगला प्रश्न है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है, बताइए। कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन या तत्परता। कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो तत्परता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है। इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। और देखिए, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं, और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। और देखते हैं तीसरा इसमें दिया है, सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य समय पर पूरा करके सफलता मिलती है। उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे कार्य समयानुसार पूरा होता है और सफलता भी मिलती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें, वो आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को अक्षर, वर्ण समूह या वर्णमाला क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे, तो सही जवाब हो जाएगा वर्णमाला। अगला है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। बताइए कौन कौन सा हो जाएगा। तो सही जवाब इसका देखिए, कहें तो अयोगवह वर्णों की बात हो रही है, जो आपके स्वरों में नहीं गिने जाते लेकिन इनकी मात्राओं का प्रयोग हम करते हैं। अयोगवह वर्ण, अंग और अह, इसको कह सकते हैं विसर्ग। और अगला प्रश्न हमारा, संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए। तत्सम, विदेशी, देशज या अर्ध तत्सम क्या कहलाते हैं, आपको सही जवाब देना है। तो जो तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के
अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में हो। देखिए तत्सम तक तो नहीं पहुँच, तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में, तो वो अर्ध तत्सम कहलाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण या प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए मनुष्यता। देखिए मनुष्य से मनुष्यता, इसमें जो प्रत्यय ता लगा है, तो मनुष्य से मनुष्यता, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा भेद है शब्द का, शब्द प्रकार के आधार पर। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? यह आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मनुष्यता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसमें वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन करना है। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय या इंद्रपति? बताइए, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। से या अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? संप्रदान, कर्म, अधिकरण, अपादान। अपादान जो आपका कारक है उससे से अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो यहाँ अपादान कारक होगा से विभक्ति। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? तन बताइएगा। तन आपका कौन सा शब्द है? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा तन। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? कृशांगिनी युवती है, तो बताइए शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, वर्तनीगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि या शब्द निर्माण की अशुद्धि? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, तो इसमें शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र का उदाहरण बताना है। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के लिए लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य को 2 दिनों को अवकाश के लिए। देखिए बहन के लिए जो पत्र लिखा जा रहा है वो अनौपचारिक है, अन्यथा के अर्थ में सारे, क्योंकि ये अधिकारियों के लिए लिखे जा रहे हैं। और देखिए अनौपचारिक औपचारिक में, औपचारिक जो हम परिवार मित्रगण इत्यादि से अलग और अपने अधिकारी या प्रधानाचार्य या उन सब के लिए लिखते हैं, उसमें आपका औपचारिक हो जाता है। ये आपका बहन के विवाह में शामिल होने के लिए ये आपका अनौपचारिक है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7 या 2? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी हो जाएगी कितनी? 4। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को विशेषण, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री, अव्ययी। बताइए पहला पद जो है विशेषण हो वो कौन सा कहलाएगा? आपको बताना है। पहला पद जिसमें विशेषण हो आपका इसमें द्विगु हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय आपका और द्विगु ये एक ही भाग हैं आपके, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि विशेषण है, संख्यावाची विशेषण। ठीक है, इसलिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए, सुहावना, लिखाई और छलिया में, तो इसमें सही जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए सुहाने में सुहावना माने आवना, लिखाई में आई और छलिया में इया, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताना है आपको। माँ,
मछली, केला या अमूल्य? तत्सम आपको बताना है। तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा अमूल्य। अगला प्रश्न हमारा, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम या देशज क्या कहलाते हैं? तो सही हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं तत्सम। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल, देशज, विदेशज, तत्सम या अर्ध तत्सम? किलकिल, तो जो किलकिल है देशज शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, अलमारी कौन सी भाषा के शब्द है? अलमारी फारसी, पुर्तगाली, अरबी या संस्कृत बताना है। अलमारी आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो शब्द है वो आपका पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं? निर्भ, निर्विभक्तिक, यौगिक, मौलिक या निपात? श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये आपके निपात शब्द कहलाते हैं, जो शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में बलपूर्वक कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म या पृथक, कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें जो सही है वो आपका पृथक है। इसमें हा पहले आता है। इसमें मूल्यवान होगा, माँ पे ऊ की मात्रा, क्लिष्ट होगा, ये ठा नहीं होना, तो पृथक आपका सही है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, आंसू, प्राण या प्रत्येक बताइए। कक्षा, आंसू, प्राण या प्रत्येक? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका प्रत्येक। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2, 4, 8 या 3? तो साथियों वाक्यों का वर्गीकरण आपका 2 प्रकार से यहाँ किया गया है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, या आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अभ्यास से जुड़े होते हैं। एक वाक्य इसमें से आपको बताना है कि वे वाक्य जो सरल वाक्य कहलाते हैं। तो सरल वाक्य कौन से कहलाते हैं? एक ही उद्देश्य और एक ही जिनका विधेय हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण, अल्पप्राण, व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या अनुनासिक? देखिए कौन सा कहा है इसमें, दूसरा चौथा। दूसरा चौथा आपका जो खा और घा और आपका छा और झा, इस तरीके से जो दूसरा चौथा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, वो आपका कौन सा कहलाता है? वो आपका महाप्राण कहलाता है। महाप्राण, क्योंकि इनको बोलते समय मुख से जो प्राणवायु है अधिक बाहर आती है, इस कारण से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संप्रक्तक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या द्वितीय ध्वनि? संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से? तो उच्चारण की दृष्टि से तो इसमें सही हो जाएगा संप्रक्त ध्वनि। विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, वृद्धि या? तो ये व्यंजन संधि है, क्योंकि इधर ता का योग जा से हो रहा है और ता से ये जा को देखते हुए ता का भी जा हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं अगला प्रश्न है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग बताना है? दुर, दुरा, दुर या दुस? तो इसमें सही आपका हो जाएगा दुर, जिसपे रा पे हलंत लगा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, एक लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो इसमें सही हो जाएगा बहुत ओले पड़े, क्योंकि परिमाण बताने हैं, बहुत मात्रा बताई जा रही है इसमें। अगला प्रश्न है, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द विकल्पोद्बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक,
अनुबद्ध बोधक। मनोभावों को प्रकट करने वाले बेअभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है क्या कहलाते हैं? तो साथियों कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंध, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? तो साथियों कौन सा हो जाएगा ये आपका सही जवाब है पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुष में बे आता है तो ये हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी या कुमुद कला। नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा कुमुदनी। अगला है शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। सही अर्थ युग्म का चयन करना है। जब तब, कब तब, जब कब या कब जब। बताइए यदा कदा का आप हिंदी अर्थ बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा जब कब। अगला है नियत, नियत, नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है कीजिए। नियत और नियत तो सही क्या होगा अर्थ? सही अर्थ इरादा भाग्य, इरादा निश्चित, निश्चित इरादा या भाग्य निश्चित। देखिए नियत और नियत में निश्चित और इरादा हो जाएगा। अगला हमारा आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन करें। आलोचकों, अनुरूप, रचना या परिवर्तन। तो आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उसका शब्द चयन का। अब बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें? आलोचकों, अनुरूप, रचना या परिवर्तन? बताइए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका अनुरूप। आलोचकों को अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, अनुरूप नहीं होगा। अब है अगला अब आप चल सकते हैं। वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं। सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ या बाध्यार्थ सूचक या इच्छार्थक? कौन सी वृत्ति है इसमें? तो इसमें वृत्ति आपकी हो जाएगी सामर्थ्य सूचक। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं इंटरगेटिव वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब या फाइनाइट वर्ब। बताइए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब से। प्रश्न है हमारा प्रश्न है हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना है तो क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। तो आवर ड्यूटी इज टू सर्व आवर कंट्री, सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। तो यही अब आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त वाक्य के सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो ये वी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है? बताना है आपको। फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? बताइए वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो हमारा है वो आपका हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा पशु। चलिए देखते हैं अगला शब्द। अगला प्रश्न हमारा परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? परीक्षा तो आता है आपका कौन सा? तत्सम। रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज या संकर? रेलगाड़ी शब्द है आपका कौन सा? संकर शब्द है, क्योंकि रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, इस तरीके से। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज?
तो मजिस्ट्रेट आपका हो जाएगा विदेशज शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। बानर का तद्भव रूप क्या होगा? बानर, बंदर, बांदर या बांदर, तो आपका हो जाएगा बंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा, तो देशज आपका कौन सा हो जाएगा? आपका देशज हो जाएगा लोटा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो है वो हमारा किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखना है आपको, ये आपका हो जाएगा तत्सम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो संधि शब्द जो है वो आपका तत्सम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद, बताइए कौन सा हो जाएगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तो सही जवाब हो जाएगा गोधूम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोटा शब्द है, लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो देशज हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप, तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो इसमें से आपका विकल्पों में तद्भव शब्द आपका हो जाएगा मुंह। कौन सा हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं, तो पाठशाला आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। तोता शब्द किस शब्द का भेद रूप है? तोता, देशज, तद्भव, तत्सम, विदेशज, बताइए। तो तोता शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम आपको बताना है। हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हरिद्रिका, बताइए हल्दी शब्द का तत्सम। तो हल्दी शब्द का आपका तत्सम हरिद्रा होगा। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित, तो उनको कहते हैं हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। गहरा, तीखा, अटारी या निकृष्ट, बताइए। तत्सम शब्द तो आपका निकृष्ट। अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। अग्निका, अनिष्ठिका, अनिष्ठिका या अग्निष्ठ की, बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अग्निष्ठिका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द बताना है। आश्रम, प्यास, प्रांगण या उद्वेग, तो प्यास हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगम शब्द है उत्तराखंड, ये बीएड परीक्षा में पूछा गया। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। अगम आपका कौन सा हो जाएगा? देशज। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन करना है। योगरूढ़, पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज, तो देखिए जो आपका जलज है ये आपका योगरूढ़ हो जाएगा। योगरूढ़ वो शब्द होते हैं जो आपके कह सकते हैं जल में जन्म लेने वाला, अर्थात आपका ये हो जाएगा बहुव्रीहि समाज। तो जो बहुव्रीहि समाज ज़्यादातर होते हैं वो आपके सभी योगरूढ़ में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर या ढोर, बताइए कौन सा आपका शब्द देशज नहीं है? इसमें से जो देशज नहीं है वो आपका हो जाएगा पुष्कर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द मलयज, पंकज, जलज या वैभव, बताइए। इलायची का तत्सम शब्द क्या है? तो इसमें आपको रूढ़ शब्द बताना था, तो इसमें आपका हो जाएगा वैभव। इलायची का तत्सम इला, एला, अला या अल्लाह, तो इलायची का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा एला। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रस्तर का तत्सम शब्द तद्भव बताना है। प्रस्तर का तद्भव पाथर, पत्थर, पतर या पत्थर, बताइए प्रस्तर का। तो प्रस्तर का आपका हो जाएगा पत्थर। हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द है। तुरूप, अंग्रेजी, डच, रूसी या फ्रेंच, तुरुप बताइए। तो तुरुप जो है वो आपका डच शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आँख, अग्र, आग या आज, बताइए। शब्द तत्सम है, बताइए। तो इसमें तत्सम आपका हो जाएगा अग्र।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, गयन, निय या द्रग? बताइए कौन सा नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा आँख। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी? यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक विद्यालय हो जाएगा, विद्या और आलय। और अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा होता है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका यौगिक है आपका पाठशाला हो जाएगा, जलज और पंकज ये आपके योग रूढ़ हो जाएंगे और दिन आपका रूढ़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपका ये प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक? योग रूढ़ तो कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ आपका लंबोदर हो जाएगा, लंबा है उधर इसका गणेश जी। ठीक है, तीसरे के लिए इंगित करने वाले शब्द सभी योग रूढ़ में आएंगे। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का शिक्षा, साक्षी, सखी या इनमें से कोई नहीं? तो साक्षी हो जाएगा। तो साथियों लगभग हमारे कहें तो 70+ ये प्रश्न थे। आपको कैसे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से प्रश्न लाते रहें। तो साथियों इसके बाद मैं जो मनोज कुमार मिश्रा जी की पुस्तक को पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण से वीडियो नहीं आ पाया, तो कोशिश करेंगे कि वो भी वीडियो आपका अनवरत आता रहे। इसके अलावा पुनीत कुमार राय जी की पुस्तक को हम करा रहे हैं, सरस्वती पांडे जी से भी थोड़ा भाग रह गया है, उसको भी हम पूरी करा रहे हैं। इसके लिए आप अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं इन सभी लेखकों की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।